आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में कहते हैं श्वसन तंत्र। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया होती है। जैसे कि आप सांस लेते हैं, मैं सांस लेती हूँ, हम सब सांस लेते हैं, जितने भी धरती पर जीव पाए जाते हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी में जैसे भगवान ने डाइजेस्टिव सिस्टम फिट करके भेजा है, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फिट करके भेजा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं कि कैसे कैसे हमारी बॉडी में वर्क करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? सिस्टम में ऑक्सीजन का यूज होता है, इसलिए कहते हैं इसे ऑक्सीडेशन। और सेकंड है कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स टूटता है, उसे कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। जब किसी भी मॉलिक्यूल को ये तोड़ता है, उसे कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है, उसमें कोई 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, वो हो जाती है एनाबॉलिक, और ये क्या है, कैटाबॉलिक। और थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें है हीट एंड एनर्जी। हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट पढ़ना है रेस्पिरेटरी पार्ट्स। अब सांस लेने में कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरह के जीवों के द्वारा, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है मैमल्स। इनमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, ठीक है। ह्यूमंस क्या है, हम लोग क्या है, सब मैमल्स, ओके। तो मैमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है वो क्या है, लंग्स। लंग्स यानी कि फेफड़े। अब आपसे अगर कोई पूछे कि आप सांस लेने में आपके बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ होता है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले नोज़। ये नोज़ यूज़ नहीं होता। नोज़ एक रास्ता है सांस लेने के लिए, वो एक रास्ता है, वो पार्ट नहीं है जो रेस्पिरेशन में आपकी हेल्प करता है। ये सिर्फ एक रास्ता है जहाँ से सांस पास होती है, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है सीधा नाक के द्वारा, नोज़ के द्वारा हमारी लंग्स तक पहुँचती है सांस, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो लंग्स तक पहुंचता है, और फिर आगे की जो प्रोसेस होती है पूरे बॉडी तक ऑक्सीजन को बांटने की, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने की हर एक बॉडी पार्ट्स में, तो वो काम लंग्स के बाद होता है। लंग्स में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाती है। तो सेकंड है इंसेक्ट। ये तो थी ह्यूमंस की बात, अब आ गई इंसेक्ट्स। इंसेक्ट ऑर्गेनिज्म जो है, उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है, बॉडी का पार्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है, वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? श्वास नली। यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो श्वास नली होती है, यानी कि सांस लेने वाली जो पाइप होती है, उसी के अंदर सारी प्रक्रिया हो जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो नेक्स्ट है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि फिश वगैरह, ओके, पानी में जलीय जीव जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को, जीव को क्या कहते हैं? एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है बॉडी का, वो कौन सा होता है? गिल्स। गिल्स मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे हम कहते हैं गलफड़। गिल से वो सांस लेते हैं, ठीक है। गिल्स ऐसे, जैसे फिश होती है, आपने पढ़ा होगा, फिश जो होती है वो सांस कहाँ से लेती है? गिल्स के थ्रू। उनके साइड पे, जहाँ पे जैसे हमारे कान लगे हैं, उनके साइड पे ऐसे यहाँ पे गलफड़ होते हैं गले के पास, तो वहाँ पे गिल्स लगे होते हैं जिनकी हेल्प से वो सांस लेती हैं, जिनकी हेल्प से रेस्पिरेटरी सिस्टम उनके बॉडी में होता है। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के बाद है फ्रॉग्स। फ्रॉग्स के बारे में बताऊंगी मैं। इनका जो होता है सिस्टम 3 तरह का होता है, अंडर वाटर, ऑन लैंड और अंडर सोइल। सबसे पहले देखिए, फ्रॉग्स जो होते हैं, जब वो बच्चे होते हैं, यानी कि इन्फेंट, जब वो बच्चे होते हैं, यानी कि नए नए पैदा होते हैं बच्चे, छोटे छोटे, वो उनका शेप जो होता है फिश की तरह होता है, लंबे लंबे पतले पतले फिश की तरह होंगे। और ये बच्चे जो होते हैं, इनको कहा जाता है, फ्रॉग के बच्चों को कहा जाता है टेडपोल।
इंग्लिश में कहते हैं टेडपोल। और जो टेडपोल होते हैं, बच्चे होते हैं, वो किसकी हेल्प से, कौन से पार्ट की हेल्प से सांस लेते हैं? गिल्स। जैसे कि फिश लेती हैं सांस गिल से, वैसे ही फ्रॉग के जो बच्चे होते हैं वो भी कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? गिल्स। और जो फ्रॉग बच्चों के बाद वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, यंग हो जाते हैं, यंग वंस, तो वो जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है उनमें 3 तरह की होती है, ठीक है। एक तो होता है अंडर वाटर, यंग वंस में, ये याद रखिएगा, फ्रॉग्स जब यंग हो जाते हैं तो 3 तरह की प्रक्रिया होती है। एक अंडर वाटर मतलब जब वो पानी के अंदर होते हैं फ्रॉग्स, तो कहाँ से सांस लेते हैं? गिल से। और जब वो धरती के ऊपर होते हैं तब कहाँ से सांस लेते हैं? स्किन। उनकी स्किन हेल्प करती है सांस लेने में। फिर जब वो अंडर सॉइल होते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर जब वो रहते हैं फ्रॉग, तब वो कौन से पार्ट से सांस लेते हैं? लंग्स, जैसे कि ह्यूमंस। ओके, तो ये 3 सिचुएशंस होती हैं फ्रॉग के लिए, एक अंडर वाटर, एक ऑन लैंड और एक अंडर सॉइल। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग होती है सांस को अंदर लेना और फिर छोड़ना। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, पहले इनटेक करते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं। सांस लेते वक्त हम क्या लेते हैं? वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन, और छोड़ते वक्त क्या देते हैं इन्वायरमेंट को? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं ब्रीदिंग। और ये 2 तरह की होती है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जो इंस्पायरेशन होती है वो होती है सांस अंदर लेने वाली प्रोसेस, और जो एक्सपायरेशन होती है वो सांस बाहर छोड़ने वाली प्रोसेस होती है। इन मतलब वेरी सिंपल, इन मतलब अंदर लेना, इन मतलब क्या होता है? अंदर। तो इंस्पायरेशन क्या हो गया? अंदर लेना, और एक्स मतलब छोड़ देना। एक्सपायरेशन हो गया छोड़ देना। इंस्पायरेशन अंदर ले लेना, एक्सपायरेशन बाहर छोड़ना। तो ऐसे होगी ब्रीदिंग। तो नेक्स्ट कुछ टर्म्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रेजेंट है? 78%। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है इन्वायरमेंट में? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03%। अब ह्यूमंस क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से 78% नाइट्रोजन लेते हैं और 78% ही नाइट्रोजन छोड़ते हैं। लेते वक्त क्या होती है? इंस्पायरेशन के टाइम पर 78% तो ले लेते हैं नाइट्रोजन, और एक्सपायरेशन के टाइम पर 78% ही इन्वायरमेंट को वापस दे देते हैं। ऑक्सीजन के मामले में क्या होता है? ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में 21% होता है। इंस्पायरेशन के टाइम पे ह्यूमंस 21% ऑक्सीजन, सारा का सारा 28% ही पूरा ही लेते हैं। लेकिन जब एक्सपायरेशन की बात आती है तो वो इन्वायरमेंट को 70% ही वापस करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इन्वायरमेंट में होता है 0.03%। इंस्पायरेशन के टाइम पर 0.03% हम अंदर ले लेते हैं, और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाता है छोड़ने वक्त? एक्सपायरेशन के टाइम पे 4%, ठीक है। वेरी सिंपल, नाइट्रोजन 78% लिया, इन्वायरमेंट को 78% दिया। ऑक्सीजन 21% लिया और इन्वायरमेंट को 17% दिया। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% लिया और इन्वायरमेंट को कितना दे रहे हैं? 4%। वैसे ये 4.6% होता है, तो आप 4% याद रख लीजिए, ठीक है। ओके, सो अब बात करेंगे ह्यूमंस की। ह्यूमंस की बारी है, मतलब इंसान। आई नो आप लोगों को पता है ह्यूमंस का मतलब इंसान हो रहा है, फिर मैं क्यों बता रही हूँ आपको? मैं बताऊंगी, आपको सुनना पड़ेगा। ह्यूमंस मतलब इंसान। अब इंसानों में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। तो इंसानों में रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने अभी अभी आपको बताया। ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कौन सा पार्ट होता है? लंग्स, राइट। तो लंग्स, ह्यूमंस के अंदर लंग्स कितने होते हैं? 2 लंग्स होते हैं, और ये कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं। ये स्पंज की तरह होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, जैसे स्पंज सॉफ्ट होता है ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं, वही ऐसे ही होते हैं लंग्स। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कैसे होते हैं? स्पंज की तरह होते हैं। और एक होता है राइट लंग और एक होता है लेफ्ट लंग। राइट वाली साइड पे जो लंग होता है उसका साइज लेफ्ट साइड वाले लंग से क्या होता है? बड़ा होता है। तो राइट वाला लंग, राइट लंग इज लार्जर देन लेफ्ट। अब लंग्स में लोब्स होते हैं, मतलब
लंग्स के पार्ट होते हैं, ऐसे आप लोब्स पार्ट कह सकते हो, ठीक है। राइट जो है, जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरा राइट लंग कौन सा होगा, इधर वाला, और लेफ्ट लंग कौन सा होगा, इधर वाला, ठीक है। इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट। और राइट जो लंग है मेरा, उसमें उसके कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, और लेफ्ट वाले लंग के 2 पार्ट्स, यानी कि पार्ट्स को हम कहेंगे लोब्स। तो राइट वाले लंग के पास 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट वाले लंग के पास 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स और इसके 2 पार्ट्स। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। रेस्पिरेटरी ट्रैक, ट्रैक मतलब रास्ता, ट्रैक मतलब मार्ग। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जितनी भी टर्म्स आती हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो सारी पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले आता है नेज़ल कैविटी। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले सांस हम जो लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाती है, नोज़ के अंदर, ठीक है। सर नोज़ क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि रास्ता, जो कि सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेकर जाने में हेल्प करता है। सिर्फ इतना सा काम है नोज़ का। तो नोज़ यानी कि नेज़ल कैविटी, ये ऊपर के पार्ट को नोज़ कहते हैं और इसके जो होल्स हैं 2, उसे कहते हैं नेज़ल कैविटी, ठीक है। नेज़ल मतलब नोज़ हो गया, कैविटी मतलब खाली जगह को कह देते हैं कैविटी, होल को। तो नेज़ल कैविटी सबसे पहले इसका काम सिर्फ यही है कि सांस जब हम लेते हैं तो इसी नेज़ल कैविटी के थ्रू, इसी नेज़ल कैविटी के मार्ग से जो हवा होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है। सेकंड है नेज़ल कॉन्की। नेज़ल कॉन्की क्या होता है, नेज़ल नाक के अंदर थोड़ा सा अंदर जाने पर, यहाँ ऊपर की साइड पे, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर जाने पर क्या होता है, यहाँ पे जैसे चिपचिपी सी चीज़ होती है जिसे कहते हैं म्यूकस। आपके जब भी कभी कोल्ड हो जाए तो आपको ज़्यादा पता चलता है कि आपके नोज़ में थोड़ी सी लिक्विड भी नहीं होती, वो सॉलिड भी नहीं होती, चिपचिपी सी होती है, उसे कहते हैं म्यूकस, ठीक है। नेज़ल कैविटी यानी कि नोज़ के होल्स में सबसे पहले हमने पढ़ा नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, स्मॉल, बहुत ही स्मॉल नहीं, टिनी कहेंगे इसे, टिनी हेयर्स, स्मॉल से भी छोटा होता है टिनी, ठीक है। तो छोटे छोटे जो होते हैं हेयर्स होते हैं नोज़ के अंदर, आपको भी पता होगा। तो वो हेयर क्या काम करते हैं, जितने भी जब हम सांस लेते हैं तो इन्वायरमेंट में, हवा में जितने भी मिट्टी के कण होते हैं, धूल होते हैं, उनको वहीं पर रोक लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। सांस की जो नली होती है ऊपर वाली नोज़ की, उसे बंद कर देता है, ठीक है, ताकि जो खाना है वो ऊपर की तरफ ना जा पाए, सीधा अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में जाए, ठीक है। ये सारा मैंने आपको पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में मैंने करवाया था, आप वो वीडियो देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें हम बात करेंगे सेम वैसे ही जैसे खाने को भेजने के लिए इसने सांस नली को बंद कर दिया था, वैसे ही ये सांस लेते वक्त इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वर्क करेगा। तो इसके बारे में आपको मैं आगे बताती हूँ, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगी। थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे फेरिंग्स, 2 पढ़ लिए, इसके बाद फेरिंग्स पढ़ेंगे। फेरिंग्स कहाँ पे आता है, एपिग्लॉटिस के नीचे, ठीक है, ये फेरिंग्स है। उसके नीचे क्या है, लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद है लैरिंग्स। जो एक ट्रैक हो जाता है ना, सिंगल, डबल ट्रैक था, एक खाने वाला और एक था सांस लेने वाला, तो जब वो सिंगल एक ट्रैक बन जाता है उसे कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फेरिंग्स हो जाता है, उसके नीचे के पार्ट को कह देते हैं लैरिंग्स। ऊपर के पार्ट को फेरिंग्स, थर्ड पार्ट को फेरिंग्स, उसके नीचे के पार्ट को कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, हमारा गला, ठीक है, और गले के नीचे क्या आ जाता है, ट्रेकिया। गले के बाद आता है ट्रेकिया, थोड़ा सा गले से नीचे जाने पे, यहाँ इसके नीचे जाने से आ जाता है यहाँ पे ट्रेकिया, ये चीज़, ठीक है। जिसे यहाँ पे आप जब दबाओगे ऐसे तो हमारी आवाज़ निकलना थोड़ी सी बंद हो जाएगी, तो यही चीज़ ट्रेकिया है, इतनी सी, ठीक है। इतना सा पार्ट क्या है, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया में आप ऐसे टच करके देखोगे अपने गले को तो आपको रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स महसूस होंगी, नज़र तो नहीं आएंगी लेकिन महसूस होंगी। रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है, वो रिंग पूरा रिंग नहीं होता, वो सी शेप का होता है, ठीक है,
सामने से ऐसे सी शेप का ऐसे फिट होता है हमारे गले में, यहाँ पे ट्रेकिया में, ठीक है। ट्रेकिया ये है, और यहाँ पे जो मैंने आपको सी शेप के रिंग्स बताए वो कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, ये सी शेप के रिंग्स हैं। ओके, तो ट्रेकिया में जो ये रिंग्स होते हैं उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी कि सांस लेने वाला जो रास्ता है, ये पतली सी पाइप है, उसका काम होता है उस पाइप को थोड़ा खोल के रखना। अगर वहाँ पे वो सी शेप के कार्टिलेज ना हो, इन्हें कहते हैं कार्टिलेज। ये जो ट्रेकिया में मैंने आपको बताया सी शेप के रिंग टाइप स्ट्रक्चर लगे होते हैं, वो क्या होते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज अगर यहाँ पर ना हो ये सी शेप के, तो क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा वो आपस में ऐसे ट्रैक चिपकने लग जाएगा, तो रास्ता तो बंद हो गया। तो जब हमने सांस लिया तो सांस लेने के बाद ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे जा पाएगा? फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना सांस लेने में। तो वो जो सी शेप के कार्टिलेज होते हैं वो ट्रैक को खोल कर रखने में हेल्प करते हैं, ताकि आसानी से हवा जो है वो पास हो सके, ठीक है। ये हो गया ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद जो ये ट्रेकिया होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये ट्रेकिया यहाँ से आया और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ तक जो पार्ट है वो लंग्स के बाहर है, ठीक है, लंग्स के बाहर यहाँ तक है। और नीचे के जो पार्ट है, ट्रेकिया का नीचे का पार्ट जब दो में डिवाइड हो जाता है तो एक पार्ट चला जाता है लेफ्ट वाली साइड, और एक पार्ट चला जाता है राइट वाली साइड के लंग्स में। ओके, जो अब ये जो ट्रेकिया है ये जब डिवाइड होता है, इस पार्ट को कह रहे हैं ट्रेकिया। जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो इसे क्या कह देते हैं? ब्रोंकाई। ये यहाँ लिखा है ब्रोंकाई। तो ये जब दो में डिवाइड हो गया, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या हो गई? ब्रोंकाई, ठीक है, उसे कहते हैं ब्रोंकाई। आगे जाकर ये ब्रोंकाई और भी पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं आगे जाके, और कई पार्ट्स में ये ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब ट्रेकिया डिवाइड हुआ तो उसे कहते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है तो उसे क्या कहते थे? ब्रोंकियोलिस। जब ब्रोंकाई डिवाइड हुआ उसे कहा ब्रोंकियोलिस। अब ये जो ब्रोंकियोलिस है ये ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर ये देखिए, ये गोल गोल से गुच्छे टाइप कोई स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो इसे कहते हैं एल्वियोलिस, ठीक है, एल्वियोलिस कहते हैं। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ कराया फेरिंग्स थर्ड पार्ट था, और उसके बाद लैरिंग्स आया। लैरिंग्स के बाद क्या आया? ट्रेकिया। ट्रेकिया में सी शेप का कार्टिलेज, फिर सी शेप के कार्टिलेज के नीचे ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसे कहते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलिस। जब ब्रोंकाई के बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ब्रांचेस बन गए, उनकी ब्रोंकाई के ब्रांचेस को क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलिस। और उसके बाद ब्रोंकियोलिस के बाद क्या, उसके ब्रोंकियोलिस के ऊपर क्या लगे हुए हैं? एल्वियोलिस। और जितनी भी हम सांस लेते हैं, जितनी भी हवा जाती है हमारी बॉडी के अंदर, वो कहाँ जाके स्टोर होता है? इस एल्वियोलिस में। एल्वियोलिस में गैसियस एक्सचेंज होता है, सारी हवा एल्वियोलिस में जाके स्टोर होती है। और अगर आप पूछें कि एल्वियोलिस की गिनती कितनी होती है, ये छोटे छोटे जो गोल गोल लगे हैं, इनकी गिनती क्या होती है? तो ये मिलियंस में होते हैं, ठीक है। इनका काम है गैसियस एक्सचेंज, गैस को आदान प्रदान करना। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इनका आदान प्रदान करना, ये किसका काम है? एल्वियोलिस का। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले क्या पढ़ा? जल्दी जल्दी से बोलिए। सबसे पहले है नोज़ में है नेज़ल कैविटीज़, यानी कि नेज़ल कैविटीज़। और नेज़ल कैविटीज़ में क्या है? छोटे छोटे हेयर्स हैं जो कि मिट्टी और धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। उसके बाद क्या है? नेज़ल कोंकाई है, जिसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, और बाकी जो बचे खुचे जो मिट्टी धूल कण रह जाते हैं, अंदर जाने लगते हैं, और वो म्यूकस रोक लेता है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है वो, और टाइम टू टाइम आप साफ़ करते रहते हैं, ये तो आपको भी पता है। और उसके बाद क्या आता है? नेज़ल कोंकाई के बाद थर्ड नंबर पे आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? फेरिंग्स क्या होता है? जहाँ पे नोज़ का पार्ट और फूड वाली पाइप का पार्ट मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक है। फेरिंग्स के ऊपर क्या पड़ा रहता है? एपिग्लॉटिस। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स किसे कहते हैं? गले को कहते हैं।
और लैरिंग्स के नीचे क्या आता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या होता है, सी शेप के कार्टिलेज होते हैं। सी शेप के कार्टिलेज रेस्पिरेटरी ट्रैक को खोल कर रखते हैं ताकि आसानी से हवा अंदर बाहर हो सके। उसके बाद क्या होता है, ट्रेकिया जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेफ्ट एंड राइट। दोनों पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद एक पार्ट लेफ्ट वाले में चला जाता है और दूसरा पार्ट राइट वाले लंग में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये दो डिवाइड हुए, ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इसे क्या कह देते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। जो ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ उसे कहते हैं ब्रोंकाई। दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये जो ब्रोंकाई बना, वो ब्रोंकाई आगे बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। उन सारी ब्रांचेस को क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलिस। अब सारी ब्रांचेस के ऊपर गुच्छे के टाइप स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसे क्या कह देते हैं, एल्वियोलिस। और इसमें क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। जितनी भी हवा होती है ऊपर से होते हुए एल्वियोलिस में जाके इकट्ठी हो जाती है। आगे की प्रोसेस इसी के थ्रू होती है, ठीक है। और कितने होते हैं ये हमारे लंग्स में, कितने होते हैं, मिलियंस में होते हैं। इनकी गिनती कितनी होती है, मिलियंस में होती है, ठीक है। तो डायग्राम आपने देख ही लिया है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे कैसे डिवाइड हुआ पार्ट। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एल्वियोलिस में जब हवा पहुंचती है उसके बाद क्या होता है, ठीक है। सांस ली हमने, ऐसे सांस खींची अंदर, उसके बाद ट्रैक के थ्रू होते हुए ये एल्वियोलिस तक पहुंच गई। सांस जब हमने ली तो उसके साथ इन्वायरमेंट से क्या आ गया, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन चला गया हमारे अंदर। ह्यूमंस को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इन्वायरमेंट में 0.03% जो ऑक्सीजन था वो ले लिया हमने सांस लेते वक्त, यानी कि इंस्पायरेशन के वक्त हमने ले लिया ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन बेचारा इतना लंबा रास्ता तय करते हुए कहाँ तक पहुँचा, एल्वियोलिस तक। अब एल्वियोलिस में क्या होगा, ऑक्सीजन पहुँचा तो ये ब्लड क्या करेगा, वहाँ से ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है। ब्लड ने यहाँ से ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन को लेकर चला गया। कहाँ चला गया, ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाता है सेल्स में, ठीक है। बॉडी के जितने सेल्स होते हैं उसमें लेकर चला जाता है। फिर सेल्स में जाकर क्या होता है, ऑक्सीजन का, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल्स के अंदर, उनमें से एक ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स साइकिल होता है जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज बन गया और ये जो ब्लड होता है ये फटाफट से ऑक्सीजन को, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन एल्वियोलिस में जाता है, फटाफट से ब्लड आ जाता है और कहता है फटाफट से हमें ऑक्सीजन दे दो, हमें पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। जल्दी से आता है, ऑक्सीजन लेता है और पूरी बॉडी में दौड़ जाता है और जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी को, सबको थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन बांट देता है। ब्लड सारे सेल्स को ऑक्सीजन देने के बाद क्या करता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, फिर वो जो ऑक्सीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद पूरा क्रेब्स साइकिल होता है, उसके बाद उसमें ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिल जाता है। तो इसके बाद बनता है हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो इसी प्रकार से जो जैसे ब्लड ने ऑक्सीजन लिया वो फटाफट से सभी सेल के पास जाता है और कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया फटाफट से दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, जल्दी जल्दी दो, जल्दी दो। तो ऑक्सीजन बांटकर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और वो कहाँ जाता है, उसे बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी से, ठीक है। इसी तरह से फिर दोबारा से हम सांस लेते हैं, फिर ऑक्सीजन पूरे ट्रैक को पार करता हुआ कहाँ जाता है, एल्वियोलिस में जाता है। एल्वियोलिस में जाने के बाद क्या होता है, ब्लड उसे ले लेता है, फिर सभी सेल्स के पास जाता है, पूरी बॉडी में सभी सेल्स को ऑक्सीजन बांट देता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर इसी ट्रैक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ऐसी ही प्रक्रिया होती रहती है। हम पूरे दिन में इतनी बार सांस लेते हैं, हर बार यही प्रोसेस होती है। तो आप सोच सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कितनी फास्ट होती हैं। दुनिया में सबसे फास्ट मशीन अगर किसी को कहा जाता है तो वो है हमारी बॉडी। नेक्स्ट बात करेंगे डायफ्राम। ये जो लंग्स है ना हमारे, इसके जस्ट नीचे, लंग्स के जस्ट नीचे डायफ्राम होता है। स्टमक के ऊपर
लंग्स के नीचे, दोनों के बीच में क्या होता है, डायफ्राम, ऐसे सीधा लंबा सा होता है। और ये डायफ्राम कोई बोन नहीं है, कोई कार्टिलेज नहीं है, ये मांस का बना होता है। ये क्या होता है, इसका काम देखिए क्या होता है। तो जब हमने सांस लिया, सब मेरे साथ सांस लेंगे, सांस लीजिए, खींचे जोर से, ऐसे सांस लिया, हमारे जो लंग्स है वो चौड़े हो गए, फूल जाते हैं, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है, जो ये डायफ्राम होता है ये थोड़ा नीचे हो जाता है, ठीक है। सांस जब हम लेते हैं लंग्स ऐसे बड़े हो जाते हैं और डायफ्राम क्या होता है, थोड़ा नीचे हो जाता है, उनको स्पेस देने के लिए, ठीक है। भाई तुम अच्छे से सांस ले लो, मैं थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ ऐसे, तो थोड़ा सा नीचे हो जाता है उनको स्पेस देने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस ले लिया, उसके बाद छोड़ा, सांस छोड़ने पे क्या हुआ, वो जो लंग्स फूल गए थे, फैल गए थे, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं और ये जो डायफ्राम है ये भी वापस से ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन यहाँ से होता हुआ एल्वियोलिस तक पहुँचा, एल्वियोलिस से फिर ब्लड ने ले लिया, फिर ये सारी प्रोसेस हुई जो मैंने आपको बताई। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की बारी होती है तो क्या करते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, यानी कि ये डायफ्राम क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। सांस छोड़ते वक्त, निकालते वक्त क्या होता है, ये डायफ्राम कुछ इस तरह से हेल्प करता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा और लंग्स को ऐसे धक्का देगा, ठीक है। ऊपर की तरफ जाकर लंग्स को धक्का देगा और उसे कहेगा चलो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो, ठीक है। तो ये लंग्स का ऐसे ऊपर पुश करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये है डायफ्राम का काम। डायफ्राम जो है, वैसे तो कहने को इसका काम जो है वो ऊपर नीचे होना है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। जो 70% वर्क होता है वो डायफ्राम ही करता है। एक टर्म आती है रिब्स। रिब्स क्या होते हैं, लंग्स की प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं रिब्स। जो मतलब आपके जो लंग्स हैं, जो ऊपर से आपको दिखाई देते हैं, वो क्या है, रिब्स है। उन रिब्स के अंदर होते हैं लंग्स, ठीक है। जो सॉफ्ट, मैंने कहा स्पंज की तरह होते हैं, उस रिब्स के अंदर होते हैं। तो रिब्स ऐसे आपको दिखते होंगे, ऐसे ऊपर से हड्डियां ऐसे बनी होती है ना, ये क्या है, रिब्स, जो कि लंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसे हड्डियां बनी होती हैं, जो आपने देखा होगा, जो वो होते हैं ना, हिंदी में जिसे कह देते हैं कंकाल, हड्डियां रखी होती है पास में और एक कंकाल से लटकाया होता है स्केलेटन। तो वो स्केलेटन में आपने देखा होगा फेफड़े की जगह पे क्या होता है, रिब्स लगी होती हैं। वो जो हड्डियां दिखती हैं वो रिब्स होती हैं, वो ऊपर की प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। तो उसके अंदर होते हैं लंग्स, जो मैंने अभी पूरा पढ़ाया है। सॉरी, मैंने ये ऊपर से बना दिया, ठीक है। अब इसका तो कोई काम नहीं, आपको सबको समझ आ गया। और रिब्स का आपको पता लग गया प्रोटेक्शन का काम होता है। उसके बाद डायफ्राम मैंने आपको समझा दिया, 70% जो होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, ये भी मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था और इसमें भी आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो फूड वाला रास्ता और जो सांस लेने वाला जो रास्ता होता है, उन दोनों के बीच में वहाँ पे आगे जाके प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओपन होता है, क्लोज होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड के अंदर होता है, सबको पता है। तो नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन, जो होता है ब्लड में। और हीमोग्लोबिन का नेचर क्या होता है, ब्लड, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन ले लेते हैं एल्वियोलाई से, एल्वियोलिस से क्या ले लेता है, ऑक्सीजन लेता है। लेकिन इसे ऑक्सीजन से ज़्यादा पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 से ज़्यादा इसे क्या पसंद है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे मिलता है, प्रदूषण की जगह पे मिलता है, पॉल्यूशन की जगह पे मिलता है। कहीं पर कोई कचरा जला दिया, कहीं पे कोई गाड़ियों का धुआं हो गया, ऐसी जगहों पर क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होता है। तो हीमोग्लोबिन को यही चीज़ पसंद है, ठीक है। वो खतरों के खिलाड़ी में गया था हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, खतरों का खिलाड़ी है, उसे खतरों से खेलना बहुत पसंद होता है। तो उसे ऑक्सीजन से ज़्यादा क्या पसंद है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, खतरनाक होता है। तो जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम कहीं धुएं वाली जगह पे चले जाते हैं तो
जल्दी से वो धुआं जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इंतज़ार कर रहा था कब आप जाओ धुएं के पास और वो घुस जाए आपके अंदर। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को अपनी तरफ ऐसे खींचता है, ठीक है। तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा ठंड के मौसम में लोग वो आग जलाकर दरवाज़ा बंद करके सो जाते हैं, दरवाज़ा बंद करके सो जाते हैं। एक बार न्यूज़ भी आई थी, मैंने देखा था कि पूरा परिवार जो है ठंड के मौसम में ऐसे अंदर आग जलाकर ऐसे दरवाज़ा बंद कर लिया। परिवार था, पता नहीं क्या था, मुझे इतना याद नहीं है। ऐसे ही दरवाज़ा बंद लॉक हो गया था उनका और दरवाज़ा खुल नहीं पाया था, सुबह तक वो लॉक रहा वैसे ही, और उनके आसपास कोई ऐसा था नहीं जो दरवाजे को खोल सके। तो उसने अंदर वो चीज़ जलाई हुई थी, कोई आग वगैरह लकड़ी जलाई थी जिससे मोनोऑक्साइड निकल रहा था, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा था और पूरे रूम में वो धुआं भर गया। और उसके बाद क्या हुआ, वो सारा धुआं उन सारे मेंबर्स के अंदर जाता रहा और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई, वो भगवान के पास चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड था। तो ऐसा आप कभी भी ना करें कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर ही चला जाए, क्योंकि वो हमेशा इंतज़ार में रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड कब आप उनके पास जाओ और वो आपके अंदर चला जाए। और हीमोग्लोबिन भी इंतज़ार में रहता है क्योंकि उसे कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। वो भी इंतज़ार में रहता है कि कब आप कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पे जाओ और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसे खींच ले अंदर, ठीक है। तो ऐसी जगहों से बचना है, मास्क पहन के रखना है। जैसे मास्क से कोरोना वायरस की प्रोटेक्शन होती है, वैसे ही हमें हमेशा मास्क पहनना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि मास्क तो हमें हमेशा पहनना चाहिए, कोरोना वायरस रहे ना रहे। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो मैंने देखा कि मास्क बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है हमें आसपास के धूल के कणों से, आसपास के जो गैसेस होती हैं, धुआं निकलता है, इन व्हीकल्स में से धुआं निकलता है, इन सब से प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है। तो आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ और टर्म्स की। ये तो हो गया हीमोग्लोबिन की बात। इसके बाद है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? हम एक बार में जितनी सांस लेते हैं, नॉर्मल जब आप सांस ले रहे हैं तो एक बार में जो आपने सांस ली वो होता है टाइडल वॉल्यूम, कि आपने कितनी सांस ली एक बार में आप कितनी सांस लेते हो? 500 ml के बराबर। 500 ml की बोतल होती है जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की या फिर जो पानी की बोतलें होती हैं, वो जितनी सी बोतल होती है ना, उसमें जितनी हवा आती है, उस बोतल के अंदर जितनी क्वांटिटी होती है हवा की, एक बार में हम उतनी हवा खींच पाते हैं, ठीक है। तो वो होती है 500 ml के बराबर। टाइडल लंग कैपेसिटी क्या होता है? टाइडल लंग कैपेसिटी होता है कि आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हवा ले सकते हैं एक बार में अंदर, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा। नॉर्मली जब ले रहे हैं तो वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल लंग कैपेसिटी क्या है? कितनी आपकी कैपेसिटी है कि एक बार में आप कितनी हवा ले सकते हो अंदर, ठीक है। तो ये आपको करके देखना पड़ेगा। जैसे लंबी सांस आप लो एक बार में, ऐसे लंबी सांस खींची, ये तो हम जानबूझकर सांस खींच रहे हैं। तो यही है कैपेसिटी, कि आपकी कितनी कैपेसिटी है जो आप एक बार में सांस ले सकते हो। तो वो कितनी कैपेसिटी होती है? वो होती है 6000 ml। 6000 ml की कैपेसिटी होती है जो आप एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा सांस ले सकते हैं। वैसे हम सांस ऐसे नहीं लेते एकदम ज़ोर से, वैसे नॉर्मल सांस लेते हैं। नॉर्मल सांस कितनी लेते हैं एक बार में? 500 ml के बराबर। और टाइडल लंग कैपेसिटी में कितनी ले सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले सकते हैं? 6000 ml। जो जगा हुआ इंसान होता है, मतलब जैसे आप उठे हुए हो, पूरा दिन काम कर रहे हो, तो नॉर्मल जब आप जगे हुए हो, सोए नहीं हो, मतलब जगे हुए हो, तो आप 1 मिनट में, यहाँ मिनट आएगा, तो आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं पर सेकंड पर मिनट? 16 बार, ठीक है। 16 टाइम्स आप 1 मिनट में सांस लेते हैं। और जब आप सो रहे होते हो रात को या कभी भी दिन में, जब आप सो रहे होते हैं, सोने की पोजीशन में आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 12 बार, यानी कि 12 टाइम्स।
जब आप जगे हुए हो तो 16 टाइम्स पर मिनट, जब आप सोए हुए हो तो 12 टाइम्स पर मिनट। और जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों की सांस बहुत तेज तेज चलती है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो 1 मिनट में 25 से 26 टाइम्स सांस लेते हैं। 25 से 26 टाइम्स वो 1 मिनट में सांस लेते हैं छोटे बच्चे। छोटे से तो लंग्स होते हैं उनके छोटे छोटे, तो कितनी हवा आ सकती है उसमें, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, तो इसलिए जल्दी जल्दी वो वर्क करता है। तो जल्दी जल्दी वो सांस लेते हैं, 1 मिनट में 25 से 26 बार वो सांस लेते हैं। फिलहाल मुझे सांस नहीं आ रही क्योंकि मेरा गला ख़राब हो गया है, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, और बहुत ही मेरे ख्याल अच्छी टाइम पे हुआ क्योंकि आज का टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मुझे सांस लेने में ही दिक्कत हो रही है। देखिए, तो आपने देखा होगा कि माउंटेन्स की चढ़ाई करने वाले जो लोग होते हैं, पहाड़ के शिखर तक जाने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करके लेके जाते हैं। क्यों ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, और इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो पहाड़ के ऊपर जब हम जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में आपको क्या लगता है, ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन अकेला ऑक्सीजन ही होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर में आपको क्या लगता है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है, वो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं? नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर में प्योर ऑक्सीजन नहीं होता, उसके अंदर एक और गैस मिलाई होती है, 2-3 गैसेस होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है माउंटेन्स के ऊपर अगर जाते तो आप गैस का सिलेंडर लेकर जाओगे जिसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिक्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट ओशन, समुद्र में जाओगे तो वहाँ पे आप जो सिलेंडर लेकर जाओगे उसमें भी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन होगा। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा गहरे ओशन में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा नीचे जाते हो, वहाँ भी आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर जो लेकर जाओगे उसमें क्या भरा होता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। पहाड़ के ऊपर जाते हो तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, ओशन में जाते हो डीप सी डाइविंग करने तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन होता है। और अगर डीप ओशन डाइविंग करने जाते हो बहुत गहराई में, तो यानी कि वो बहुत गहराई जो होती है अबाउट होती है 300 फीट और या इससे भी ज़्यादा, तो वहाँ पे सिलेंडर जो लेकर जाते हो आप, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम। तो ये तीनों को आपको याद कर लेना है अच्छे से। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि ऐसा क्यों होता है। आपने पूछा नहीं है, आप पूछोगे भी नहीं, मुझे पता है। ऐसा क्यों होता है मैं खुद बता देती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें आदत नहीं है कि हम प्योर ऑक्सीजन लें। जब हम इन्वायरमेंट में नॉर्मली सांस लेते हैं तो कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, प्योर ऑक्सीजन लेते हैं? नो, इन्वायरमेंट में बहुत सारी और भी गैसेस होती हैं। मैंने आपको बताया नाइट्रोजन लेते हैं, 78% होती है नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में, वो लेते हैं, साथ साथ ऑक्सीजन भी आता है। ऑक्सीजन कितना आता है, 21%, और ऑक्सीजन हम 21% वो भी लेते हैं, साथ साथ में नाइट्रोजन भी जा रहा है ना, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ले रहे हैं, खाली थोड़ी ले रहे हैं। तो प्योर ऑक्सीजन लेने की आदत, हैबिट नहीं है हमें, वो हम सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इस सिलेंडर में साथ में नाइट्रोजन भर दिया जाता है, भाई ये लो तुम्हारी बॉडी के हिसाब से अब ऑक्सीजन लो। तो ओशन में भी ऑक्सीजन के साथ क्या N2 होता है, N2 होता है यानी कि नाइट्रोजन होता है। और डीप सी डाइविंग में क्या होता है, हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम होता है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आईसीयू। हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आईसीयू में रहते हैं उनको एक सिलेंडर मास्क पहना जाता है। आपने मूवीज़ में देखा होगा, या फिर कभी बाय चांस अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। वैसे तो जाना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप हॉस्पिटल जाने से बचें, अपना ख्याल रखें। बहुत बेहतरीन तरीके से अपना ख्याल रखा जा सकता है। कुछ छोटे छोटे परहेज़ करने पड़ते हैं आपको जो कि आप नहीं कर पाते।
आप कहते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चलो कर लो ऐसे, लेकिन उसका नुकसान हो जाता है। जो छोटे छोटे नुकसान से ही बड़ा नुकसान होता है। तो आप छोटे छोटे नुकसान से बचिए ताकि आपको बड़ा नुकसान ना भुगतना पड़े। हॉस्पिटल जाने से बचे, बिल्कुल मत जाएं हॉस्पिटल। ऐसी नौबत ही ना आने दें कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। हॉस्पिटल जाने वाले खुश होते हैं, आप ही बताइए, क्या आप खुशी से हॉस्पिटल जाते हैं? नहीं, तो क्यों दुखी होना ज़िंदगी में। तो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, हेल्दी जगह पर जाएं, अपनी प्रोटेक्शन रखें। कोरोना वायरस में मास्क पहनने से लोग कितना ज़्यादा उनको मतलब पुलिस वालों ने मार मार कर उनको मास्क पहनाए, क्यों? आपको खुद अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो आपको खुद अपने आप का, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आपको क्यों किसी और को कहना पड़ रहा है कि भाई मास्क पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। आप खुद सोचिए ना, आपका शरीर है, आपकी हेल्थ है, क्यों हॉस्पिटल में भागना। अब हॉस्पिटल में जाने से क्या हुआ, आप देख सकते हैं। तो अपना बचाव खुद कीजिए और स्वस्थ रहिए, हमेशा हेल्दी रहिए। तो आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। एक होते हैं वेंटिलेटर पर, दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक ऑक्सीजन मास्क वाले और दूसरे होते हैं वेंटिलेटर वाले। जो ऑक्सीजन मास्क वाले होते हैं उनको ऐसे मास्क पहना दिया जाता है, ठीक है, प्लास्टिक का होता है, आई डोंट नो किस चीज़ का होता है, मैं पढ़ूंगी इस चीज़ को। वो मास्क पहनाते हैं और उसके ऊपर पाइप लगी होती है जिससे ऑक्सीजन जाता है उनको। तो इस कंडीशन में पेशेंट खुद सांस लेता है और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर डालता है, सिर्फ मास्क लगाया होता है उसमें ऑक्सीजन का, ठीक है। जो अभी कोरोना वायरस के टाइम पे जो हॉस्पिटल्स में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कर रहे थे, उसमें वही सिस्टम था, मास्क लगाया जाता था फेस पे, आपने देखा ही होगा। तो उसमें पेशेंट खुद सांस लेता है। लेकिन जो कंडीशन आ जाती है वेंटिलेटर वाली, वेंटिलेटर में क्या होता है, पेशेंट बिल्कुल हिल डुल नहीं पाता, बिल्कुल हिलता ही नहीं है, तो उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है हिलने की, वो ऐसे पड़ा रहता है। तो इस कंडीशन में उसको ऑक्सीजन कैसे दिया जाए, तो ऑक्सीजन उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है जिसमें पाइप्स लगती हैं, हमारे उनके नोज़ में लगती हैं पाइप्स, लंबी लंबी ऑक्सीजन की, अंदर पूरा नोज़ में डालते हैं, पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहाँ तक डाला जाता है, वो पाइप डाली जाती है ताकि ऑक्सीजन उनके बॉडी के अंदर जा सके, क्योंकि उनके पास खुद की कैपेसिटी नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को खींच सके। तो इस कंडीशन में वेंटिलेटर पर रखा जाता है और इसे कहते हैं वेंटिलेटर पर रखना। और इसमें जो गैस होती है उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिक्स होता है, जो कि हमने डीप ओशन में पढ़ा था, ठीक है।